बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज पढ़ाएंगे समलैंगिकता। ठीक है, पूरा डीपली पढ़ा रहे हैं, पूरा अच्छे समझ समलैंगिकता पढ़ाएंगे, धारा 377 पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाने से पहले और लास्ट में एक बहुत बेहतरीन कहानी भी सुनाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से सुनिए आप लोग। हाँ, एक लाइन सुना दे तुम लोग को। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, और दूर हो मंजिल पर पाओ डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने की, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। ओके बेटा, तो चलिए पढ़ाना स्टार्ट करें। समलैंगिकता, ये पहले तो जानिए समलैंगिकता होता क्या है। तो समलैंगिकता के बारे में अभी वर्तमान में 6 सितंबर 2018 को समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया। ठीक है, धारा 377 को खत्म किया गया। तो आज इसके बारे में आपको बताएंगे समलैंगिकता क्या होता है, धारा क्या होता है, धारा 377 क्या होता है, और जेंडर के बारे में समझाते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। देखिए समलैंगिकता, तो समलैंगिकता समझाने से पहले दो लाइन समझिएगा। जेंडर, जेंडर फेल या फीमेल, मेल या फीमेल। तो सेक्स मेल या फीमेल, तो आप लोग जानते ही हैं, एक पुरुष होती है और एक महिला होती है, उसको जेंडर कहते हैं। तो जेंडर के बारे में बताते हैं। जेंडर दो तरह से होता है, एक समलैंगिक होता है, एक विषमलैंगिक होता है। यानी समलैंगिक होमोसेक्सुअल, विषमलैंगिक हेट्रोसेक्सुअल। ठीक है, पहले हेट्रोसेक्सुअल जान जाइएगा। विषम लैंगिक क्या होता है? विषम लैंगिक, जब दो विषम लिंग वाले एक साथ संबंध बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं विषम लैंगिक। ठीक है, तो दो अलग अलग मेल और फीमेल, इसीलिए इसको प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। ये नेचर में, कोर्ट ने भी एक बार सन 1925 में कोर्ट ने भी इस मामले को एक बार बोला था कि हमारे देश में विषम लैंगिक जो होता है यानी हेट्रोसेक्सुअल होता है वो प्राकृतिक है, ये चला रहा है। संतान की उत्पत्ति के लिए एक पुरुष और एक महिला जब मिलते हैं तभी संतान की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे प्राकृतिक माना गया है। तो ये होता है हेट्रोसेक्सुअल। ठीक है, विषम लैंगिक। और जो दूसरा बताया जा रहा है हेमोसेक्सुअल यानी समलैंगिक, इसके बारे में आज हम तुमको लोग पढ़ाना था। ये क्या होता है? समलैंगिक यानी समान लिंग वालों का यौन संबंध। समान लिंग, अब समान लिंग मतलब पुरुष का पुरुष से, महिला का महिला से, तो समान लिंग हो गया यानी समलैंगिक हो गया। और इसे अप्राकृतिक मानते हैं। अब क्यों इसको अप्राकृतिक मानते हैं? क्योंकि इससे संतान उत्पन्न नहीं हो सकता और यह प्रकृति में नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे अप्राकृतिक मानते हैं, समलैंगिक होमोसेक्सुअल। समझ में आया? अब समलैंगिक कौन होते हैं? ठीक है, तो सुनिएगा। समलैंगिक को एलजीबीटी समुदाय के रूप में जाना जाता है। किस समुदाय में? एलजीबीटी समुदाय के रूप में जाना जाता है। यह 4 वर्ड यानी एलजीबीटी 4 वर्ड 4 उपसमूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी समलैंगिक को हम किससे जानते हैं? एलजीबीटी समुदाय के रूप में जानते हैं। अभी एलजीबीटी समुदाय क्या होता है इसको समझा दे पहले। एलजीबीटी, एल लेस्बियन, जी गे, बी बाइसेक्सुअल और टी ट्रांसजेंडर। ठीक है, एल लेस्बियन स्त्री समलैंगिक, एल मतलब लेस्बियन स्त्री समलैंगिक। स्त्री समलैंगिक का मतलब जब एक स्त्री किसी दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षित होती है या दो स्त्री यौन संबंध बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लेस्बियन। ठीक है, यानी जब एक स्त्री किसी दूसरे स्त्री के, देखते हो एक आध उदाहरण आ जाता होगा, जब एक स्त्री किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षित होती है तो उसको क्या कहते हैं? लेस्बियन कहते हैं। तो ये तो अप्राकृतिक है। ठीक है, जी गे, इसको हम कहते हैं पुरुष समलैंगिक। जब एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होता है तो उसे गे कहते हैं, पुरुष समलैंगिक कहते हैं। यह भी अप्राकृतिक है। तीसरा होता है बी बाइसेक्सुअल, जिसको कहते हैं उभयलिंगी। इसमें क्या होता है? कोई महिला पुरुष की तरफ भी आकर्षित होती है और किसी महिला के प्रति भी आकर्षित होती है, यानी उसका दोनों तरफ से जेंडर होता है, पुरुष की तरफ से भी और महिला की तरफ से भी। उसी तरह किसी पुरुष का भी दोनों तरफ से होता है, किसी महिला की तरफ से भी या किसी पुरुष की तरफ से। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, उभयलिंगी। और चौथा होता है ट्रांसजेंडर, जिसको हम कहते हैं परलैंगिक। इसमें आ जाएंगे तुम्हारे जिनके लिंग का पूर्ण विकास नहीं होता है, जैसे हिजड़ा हो गया तुम्हारा, ये परलैंगिक यानी ट्रांसजेंडर माते, इसको तीसरा लिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है एलजीबीटी समुदाय, जिसको हम समलैंगिक कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक, तो यह अप्राकृतिक है।
प्राकृतिक हम किसे कहते हैं? जब दो प्राकृतिक किसे कहते हैं? देखो यहां पर एक चीज और समझा देते हैं। यहां पर पहला मामला 1925 में खानू बनाम सम्राट का समलैंगिकता से जुड़ा पहला मामला था। इस मामले में निर्णय दिया गया कि यौन संबंधों का मूल उद्देश्य संतोषपत्ति है, लेकिन अप्राकृतिक यौन संबंध में यह संभव है। ठीक है, यानी यौन संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संतान की उत्पत्ति, और संतान की उत्पत्ति केवल हेट्रोसेक्सुअल यानी विषम लैंगिक से ही हो सकता है, जिसमें मेल और फीमेल होते हैं। हेमोसेक्सुअल समलैंगिक के द्वारा नहीं हो सकता, इसीलिए इसको अप्राकृतिक कहते हैं, इसीलिए इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो समझा दिया आपको। अब हम पढ़ाएंगे समलैंगिक के बारे में जाने। अब थोड़ा सा जानिए धारा 377, ये धारा क्या है तो समझाते हैं। आईपीसी इंडियन पेनल कोड में 1861 में शामिल की गई। 1861 यानी उस समय अंग्रेजों का काल था, यानी बताते हैं आईपीसी में 1861 में शामिल की गई धारा 377, यानी धारा 377 को 1861 में इंडियन पेनल कोड में शामिल किया गया था। धारा 377 के अनुसार कोई किसी पुरुष यानी कह सकते हो गे वाला पुरुष समलैंगिक, किसी स्त्री यानी समलैंगिक या पशुओं से प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध संबंध बनाता है तो यह अपराध होगा। इसी को हम कहते हैं धारा 377। ठीक है, और देखिएगा इसके तहत, इस अपराध के तहत सजा क्या थी हमारे यहाँ। धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिक का दोषी सिद्ध होने पर व्यक्ति को उम्र कैद या 10 वर्ष तक की कैद की सजा, साथ में आर्थिक दंड यानी जुर्माना भी भरना पड़ता था। अब नहीं, तो समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो आपने धारा समझा, समलैंगिक समझा। अब देखिए समलैंगिकता अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 6 सितंबर 2018 को, सुप्रीम कोर्ट 6 सितंबर 2018 को ऐतिहासिक निर्णय दिया, यानी 6 सितंबर 2018 को यह निर्णय दिया गया। इंडियन पेनल कोड की 157 वर्ष पुरानी, 1861 में आया था और 2018 में निर्णय दिया गया, तो 157 वर्ष पुरानी धारा 377 को आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से निरस्त कर दिया। इसके साथ ही परस्पर आपसी सहमति से दो बालिगों के बीच, बालिगों मतलब बालिग होना चाहिए, नाबालिग नहीं, 18 प्लस होना चाहिए, दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंध बनाना अब अपराध नहीं होगा। यानी 6 सितंबर 2018 से धारा 377 तक समाप्त हो गया और समलैंगिकता अपराध नहीं माना जाएगा, यानी ये अपराध वाला जो सिस्टम था समाप्त हो गया। ठीक, लेकिन परंतु बच्चों और पशुओं से यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में बना रहेगा। इसीलिए कहा गया कि धारा 377 आंशिक रूप से समाप्त हुआ है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत विश्व का 26वां ऐसा देश है जो समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्रदान किया। अब देखिएगा 6 सितंबर 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया तो समय न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान की पीठ ने निर्णय सुनाते हुए धारा 377 के हिस्से को तर्कहीन, मनमाना और बचाव नहीं करने योग्य बताया। पीठ ने कहा इसे संविधान में प्रदत्त समता का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार का उल्लंघन है। समता का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार, यह दोनों मूल अधिकार बनाता है, तो दोनों का उल्लंघन हो रहा था, इसीलिए धारा 377 को समाप्त किया गया और समलैंगिकता को अपराध मुक्त किया गया। ठीक है, यह निर्णय देकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने 5 वर्ष पुराने, अब ध्यान दीजिएगा, अपने 5 वर्ष पुराने निर्णय को पलट दिया और कहा कि व्याख्या बदलते समय की जरूरतों की दृष्टि से करनी चाहिए। यानी 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, देखिए मैंने लिखा हुआ है 5 साल पहले, 18 से पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को संवैधानिक करार दिया और वही 5 साल बाद 2018 में धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया। यानी 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता एक अपराध है, लेकिन 5 साल बाद 2018 में उन्होंने क्या कहा? समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। तो उन्होंने क्या टिप्पणी करके बोला? यह निर्णय देकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने 5 वर्ष पुराने निर्णय को पलट दिया और कहा कि व्याख्या बदलने समय की जरूरतों की दृष्टि से करनी चाहिए। विवाह की अनुमति नहीं, लेकिन हमारे देश में समलैंगिकता को विवाह की अनुमति नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के बाद धारा 377 के तहत, हाँ एक अच्छा चीज सुनिएगा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के बाद धारा 377 के तहत दंडित व्यक्ति मामले को फिर से केस नहीं खुलवा सकते। ध्यान दीजिएगा, 6 सितंबर 2018 को निर्णय आया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, लेकिन 2018 से पहले जिन लोगों को दंड दिया जा चुका है या जो दंड के भागी हैं
वो तो चाहेंगे कि मान लीजिए किसी को दंड हुआ है, सुना कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो केस कर सकता है कि हम हमको छोड़ दीजिए। तो नहीं, जिसको दंड मिल चुका है उसको दंड भोगना पड़ेगा। 2018 के बाद कोई मामला होगा उसके लिए तो सुनिएगा, 377 के तहत दंडित व्यक्ति मामले को फिर से केस नहीं खुलवा सकते, यानी इसके पहले वाला कोई व्यक्ति केस नहीं खुलवा सकेगा, लेकिन लंबित मामलों पर इस निर्णय का पूरा प्रभाव रहेगा। लेकिन जिसका भी निर्णय हुआ नहीं है, लंबित है मामला, उस पर इसका पूरा प्रभाव रहेगा। यह निर्णय समलैंगिक को विवाह की अनुमति नहीं देता, और हमारे देश में इसीलिए कहा था आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। हमारे यहाँ समलैंगिकता को साथ रहने का अधिकार देता है, सब कुछ अधिकार है, लेकिन विवाह का अधिकार नहीं। ठीक है, धारा 377 के बताएं आपको। चलिए इधर हो गया, अब इधर मौलिक अधिकार कानून। अभी मैंने बताया था, यहाँ पर बोला था सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, पीठ ने कहा इसे संविधान के प्रदत्त समता का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार का उल्लंघन होता है। आइए थोड़ा सा इसको समझाते हैं। तो मौलिक अधिकार आपको पढ़ा है, फिर से पढ़ाएंगे अभी संविधान में, ठीक है ना। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 14 एक आता है समता या समानता का अधिकार, और एक अनुच्छेद 19 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। आइए देखिएगा, मौलिक अधिकार का हनन, यानी धारा 377 के तहत मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। तो कोर्ट में प्रेडिक्शन, कोर्ट में उन्होंने पेश क्या किया, भाई यही कहा ना कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए इसको समाप्त कीजिए। ठीक है, तो सुनिएगा, मौलिक अधिकार का हनन, अनुच्छेद 14 और 19(1) दोनों हनन हो रहा था, इसीलिए इसको समाप्त किया गया। प्रत्येक व्यक्ति, टॉपिक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर पर अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर पर अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और ये भी बताए थे मौलिक अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, बस आपातकाल के दौरान यहां से छीना जाएगा, 20 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। फिर मैं कहां चला गया, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर पर अधिकार है और वो अपनी इच्छा से किसी अन्य को यह अधिकार सौंप सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर पर अधिकार है और वो अपनी इच्छा से किसी अन्य को यह अधिकार सौंप सकता है। एकांत में उसकी अंतरंगता, उसकी पसंद का मामला है। ठीक है, अदालत ने यह भी कहा कि निजी स्थान पर वयस्कों के बीच परस्पर सहमति से, चाहे समलैंगिक हो या विषम लैंगिक हो, सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए धारा 377 संविधान का अनुच्छेद 19 का हनन करती है। 19 क्या करती है, स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, आगे ना हमारे यहाँ तो निजता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये हमको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसीलिए धारा 377 नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसको समाप्त किया जाए। दूसरा, अदालत ने यह भी कहा कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 377 एलजीबीटी समुदाय यानी समलैंगिक समुदाय को सामाजिक रूप से अछूता बनाती है। अब जान जाएगा कि वो गे है तो लोग उससे दूर रहेंगे। अब वो चेहरे से नहीं पता चलेगा वो गे है, लेकिन उसके डिजाइन में परिवर्तन आ जाएगा। उसी तरह जो महिला होती हैं, लेस्बियन है, तो पता नहीं चलेगा, लेकिन चेहरे नहीं पता चलेगा, वो प्रक्षेप उसी सेम उसी तरह आते हैं। अब मेंटालिटी उसकी कैसी हो अब तुम लोग जानो। ठीक है, तो अदालत ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 377 एलजीबीटी समुदाय को सामाजिक रूप से अछूता बनाती है। अभी जान जाएगा कोई लेस्बियन है ये या गे है तो लोग उससे दूरी बनाने लगे, तो अछूता बनाने लगे ना, उसको छोड़ने लगे ना, समाज उसको छोड़ने लगा, तो अछूता बनाती है और उसका परित्याग करती है। इसलिए स्पष्ट रूप से मनमानी है, इसलिए धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है समता और समानता का अधिकार, लेकिन समाज में हमारे क्या जान जाएगा वो गे है, लेस्बियन है, तो उसको दूर करने लगेगा। इसीलिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 ये दोनों धारा 377 की वजह से डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, तो दोनों के लिए समाप्त कर दिया। चलिए अब आगे देखिए, डेनमार्क से शुरुआत। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो जानकारी नहीं मिली। डेनमार्क से शुरुआत, यानी समलैंगिकता का शुरुआत कहां से हुई, डेनमार्क से। सुनिएगा, शुरुआत मतलब क्या, 1989 से डेनमार्क में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता देने की परंपरा शुरू हुई। यानी सबसे पहले विश्व का वह कौन सा देश है जो समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्रदान किया, तो वो था डेनमार्क। ठीक है, 1989 से डेनमार्क ने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्रदान की। डेनमार्क पहला देश था जिसने समलैंगिकता जोड़े को विवाहित दंपति के बराबर दर्जा दिया, और वो पहला ऐसा देश था जो समलैंगिक जो व्यक्ति होते थे, चाहे वो गे हो चाहे वो लेस्बियन हो, ठीक है, उनको क्या कहता था, समलैंगिक जोड़ों को विवाहित दंपति के बराबर दर्जा भी दिया। ध्यान दीजिएगा, 25 देशों में समलैंगिकता वैध है, 26वां देश भारत हो गया 6 सितंबर 2018 से। ठीक है ना, तो भारत के पहले 25 देश थे, यानी 25 से 26 देशों में समलैंगिकता क्या है, वैध है, मतलब लागू है, संविधान इसको मानता है। ठीक है, संविधान ने स्वीकृति दे चुकी है। लेकिन 72 देशों में समलैंगिकता अवैध है, लेकिन 72 देशों में समलैंगिकता क्या है, अवैध है, उसे अपराध माना जाता है।
ठीक है, तो चलिए ये आप लोग समझा दिए। अब आते हैं समलैंगिकता का इतिहास। ठीक है, देखिएगा समलैंगिकता का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आपके गुरुजी सब तरह से निकाल दिए हैं, ठीक है, संविधान के क्वेश्चन भी निकाले हैं, इतिहास के क्वेश्चन भी निकाले हैं, करेंट के भी क्वेश्चन निकाले, सब कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। समलैंगिकता का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वात्स्यायन द्वारा लिखे गए कामसूत्र में इस पर एक अध्याय लिखा गया। वात्स्यायन की कृति कामसूत्र, उस पर एक अध्याय लिखा गया, किस पर? समलैंगिकता पर। अब इसकी स्टार्टिंग देखिएगा। 1290 में इंग्लैंड के फ्लेटा कोई शहर है, इंग्लैंड के फ्लेटा में अप्राकृतिक यौन संबंध का मामला सामने आया था। यानी सबसे पहले यौन संबंध का मामला कब आया था? 1290 में इंग्लैंड के फ्लेटा में अप्राकृतिक यौन संबंध का मामला सामने आया। इसके बाद इसे कानूनी अपराध घोषित किया गया तथा कई कानून इस पर बनाए गए। उसी कानून में से एक था धारा 377, जो हमारे यहाँ लागू था। ठीक है, 1553 यानी धारा 377 कहां से लागू था? ब्रिटेन से लिया गया। 1553 में इंग्लैंड में अप्राकृतिक यौन संबंध पर फांसी का प्रावधान था। अप्राकृतिक यौन संबंध यानी समलैंगिक। तो 1553 में इंग्लैंड में अप्राकृतिक यौन संबंध पर किसका प्रावधान था? फांसी का प्रावधान था। 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में धारा 377 शामिल हुआ। अभी मैंने बताया 1861 में शामिल हुआ भारत में। ठीक है, पहला मामला, भारत की बात कर रहा है, पहला मामला 1925 में खान बनाम सम्राट का समलैंगिक से जुड़ा पहला मामला आया। उस समय भारत आजाद नहीं होता। इस मामले में निर्णय दिया गया कि यौन संबंधों का मूल उद्देश्य संतान उत्पत्ति है, लेकिन अप्राकृतिक यौन संबंध से यह संभव नहीं। ठीक है, 1994 में पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में धारा 377 को चुनौती दी गई। किसी ने चुनौती दी, ठीक है ना। 2001 में आपराधिक प्रावधान हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की। देखो 1994 में दिल्ली हाईकोर्ट में धारा 377 को चुनौती दी गई कि इससे अनुच्छेद 14 और 19 लागू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और 2001 आपराधिक प्रावधान हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका कि इसको अपराध से हटाया जाए, तो याचिका दायर की गई थी 2001 में। 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और 2004 में दिल्ली ने इसको क्या किया? याचिका को खारिज कर दिया। ठीक है, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया और 2006 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यानी ध्यान दीजिएगा, 1984 में पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में धारा 377 को चुनौती मिली। 2001 में आपराधिक प्रावधान हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में किसी ने याचिका दिया। 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। ठीक है, लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया दोबारा, और 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 को आज संवैधानिक करार दिया। यानी ध्यान दीजिएगा, 6 सितंबर 2018 से पहले 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 को असंवैधानिक करार दे चुका था। ठीक है, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया। लेकिन फिर 13 में आकर सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्णय को निरस्त किया और 2000 इसीलिए 13 में निरस्त किया। ठीक है ना, और 13 में निरस्त किया, वही मैंने बताया था। ठीक है ना, 2016 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ को यह सौंपा गया फिर से दोबारा, यानी तो पूर्वालोकन। 2017 में पीठ ने निजता को मूल अधिकार बताया और 2017 में निजता के अधिकार को हम लोग मूल अधिकार अनुच्छेद किसमें रखे? अनुच्छेद 19 में डाले। 2018 सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के निर्णय पर पुनर्विचार बताया हुआ और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने 2013 में निर्णय दिया था उस पर दोबारा पुनर्विचार के तैयार हुआ, जिसके तहत 6 सितंबर 2018 को हमारे देश में समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट 2015 आयरलैंड जनमत संग्रह के जरिए समलैंगिकता को वैध किया। यानी जनमत संग्रह के द्वारा किस देश में जनमत संग्रह के द्वारा समलैंगिकता को वैध घोषित किया गया? तो वो था आयरलैंड। ठीक है, और 2004 में 2000 में नीदरलैंड में समलैंगिक शादियों को कानूनी तौर पर सही समझौता माना। यानी आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें बन रहा है। जैसे भारत विश्व का 26वां ऐसा देश है जहां पर समलैंगिकता वैध करा दिया गया। ठीक है, 26वां देश, इसके पहले 25 देश थे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, पहला देश जो कानूनी मान्यता प्रदान किया वो था डेनमार्क। पहला देश जो जनमत संग्रह के जरिए अपने समलैंगिक को वैध करार दिया, आयरलैंड। और पहला देश जिसने समलैंगिक शादियों को कानूनी तौर पर सही माना 2000 में, नीदरलैंड। ठीक है, उसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन, 2005 में गुजरात के राजपीपाला के राजकुमार 2005 में गुजरात के राजपीपाला के राजकुमार मानवेंद्र सिंह
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने को गे घोषित किया। ठीक है बेटा, तो समझ में आया। तो यही आपके क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन मिले, इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका पिक भेज देते हैं, इसका नोट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहानी सुनाते हैं। तो बच्चों ठीक लगा, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना और नोट्स भी बना लेना। ठीक है, और एक कहानी सुना देते हैं तुम लोग को। ठीक है, उम्मीद या कह सकते हो विश्वास, बहुत ही बेहतरीन कहानी मिली हमको, सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, बहुत संपन्न सेठ थे, लेकिन कहा जाता है कि जितने ज़्यादा संपत्ति होती है परेशानियाँ उतनी ज़्यादा होती हैं। दो बच्चे थे उनके, दोनों विदेश में रहते थे, वो घर पे अकेले रहते थे, औरत ने उनका साथ छोड़ दिया था, घर पर रहते थे। एक बार क्या हुआ, आराम से सोए हुए थे, 1-1:30 बजे उनकी नींद खुली और बड़ा बेचैन हो गए, बड़ी बेचैनी उनको होने लगी। लेटे थे, उनको कुछ दर्द भी नहीं होता, लेकिन एक बेचैनी थी। अब वो इतना बेचैन होने लगे कि अब सोचे वो घर से बाहर निकल थोड़ा टहल लें। तो 1-1:30 बज रहा था, वो घर से बाहर निकले, तो गाड़ी निकाले, कार निकाले और कार से निकल गए और घर से कुछ दूर आगे गए तो एक मंदिर था, वहाँ जाकर घबराए थे। जैसे ही मंदिर के पास उन्होंने गाड़ी रोका, उनके थोड़े चित्त में शांति आई। उसके बाद से वो ऊपर गए मंदिर में, और मंदिर में टहल रहे थे तो देखिए मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। थोड़ा सा और नज़दीक गए उसके पास तो देखिए वो व्यक्ति रो रहा था। पूछे कि क्यों भाई, क्या बात है, क्यों रो रहे हो यहाँ बैठकर? तो उसने कहा कि साहब मेरी औरत बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तबीयत उसकी ठीक नहीं है और पैसे नहीं है मेरे पास उसका इलाज कराएं, कल उसका ऑपरेशन होना है। तो भगवान के पास आके रो रहे हैं, क्या करें। इनको तुरंत दया आई, इन्होंने पॉकेट से जो पैसे थे इनके पास उन्होंने निकाला, तुरंत उसको दिया। और जैसे उसको पैसा दिया, वह गरीब आदमी जो था, जो रो रहा था, तुरंत मुस्कुराया और चेहरा उसका प्रसन्नचित हो गया और हाथ जोड़ने लगा। तो इन्होंने कहा अच्छा घबराओ मत, ये मेरा कार्ड लो और जो भी कल तुमको और भी पैसे की ज़रूरत होगी तुम कॉल पे फ़ोन करना, हम आ जाएंगे, हम तुमको और मदद कर देंगे। तो उसने क्या किया, कार्ड को वापस कर दिया। उसने कार्ड को वापस कर दिया और कहा नहीं, हम बात कर लेंगे। तो उसने कहा जब कार्ड वापस क्यों कर रहे हो भाई, कार्ड रखो, जरूरत पड़ेगी तो और पैसे की तुमको फ़ोन करना। कह रहा है मैं कह दूंगा। तो कहा किससे कह दोगे? तो कहा उसी से जिसने आपको रात को 1:30 बजे इस मंदिर में भेजा। समझ में आया क्या कहा उसने? तो देने वाला सब ऊपर वाला है, ऊपर वाले पे विश्वास रखो और सबकी व्यवस्था करता है। ऊपर वाले की ऐसी व्यवस्था थी कि उस सेठ को बेचैनी हुई, मंदिर आया, क्योंकि उस बेचैनी क्यों हुई? क्योंकि उसको आकर किसी की मदद कर रही थी। ठीक है बेटा, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और फिर 2-3 दिन में वीडियो हम देते हैं और कुछ दिन में फिर बैच स्टार्ट होता है। ओके।